हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में आईपीएस के दौरान निकाले गए आईपीएस पीओ के नोटिफिकेशन को। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको दो नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे, एक तो पीओ और एक पीओ 1 के नाम से। तो ये दोनों मैंने रीनेम कर रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पीओ का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आया था, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए थे कि कब एग्जाम होना है, इसका कब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने और इसका जो लास्ट डेट है वो कब रहेगी। तो इसमें मैं आपको डेट बता दूं कि ऑनलाइन की जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी एप्लीकेशन की, वो 2 अगस्त यानी 2 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पेमेंट की भी जो डेट्स हैं वो 2 अगस्त से 22 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। इसमें एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है जो कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए रहती है, जो कि आपकी सितंबर या अक्टूबर में होनी है। और इसके जो ऑनलाइन कॉल लेटर होंगे प्री एग्ज़ाम के लिए वो आपके अक्टूबर 2022 यानी कि आपका जो एग्ज़ाम वो अक्टूबर 2022 या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसमें जो प्री की एग्ज़ाम की जो डेट दे रखी है वो अक्टूबर 2022 है। तो अक्टूबर 2022 या सितंबर के बीच में आप मान के चलिए इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका जो रिजल्ट रहेगा प्री एग्ज़ाम का वो नवंबर में आ जाएगा और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम वो भी आपका नवंबर में रहने वाला है। तो आपको मेंस और प्री के बीच में कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो तैयारी है वो आपकी प्री और मेंस दोनों की होनी चाहिए, तभी ये क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि इसमें मेंस और प्री के बीच में सिर्फ मुश्किल से आपको 1 महीने का या फिर मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन का समय मिलता है। जो मेंस एग्ज़ाम वो आपका नवंबर में होकर के इसका जो कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए वो जनवरी में आ जाएगा और मेंस का जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर तक आ जाएगा। जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर आने स्टार्ट होंगे और इसका जो अलॉटमेंट रहेगा लास्ट यानी फाइनल आपकी जो जॉब है या फिर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके अप्रैल 2023 तक आपके हाथ में होगा। यानी कि ये पूरा 2-3 महीने का जो प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है, अगस्त से लेकर अप्रैल तक का ये प्रोसेस रहेगा। तो ये इस तरीके से इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। लेकिन मैं आपके साथ ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट इसमें दे रखे थे, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पीओ 1, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर एज क्राइटेरिया इसके लिए क्या है और सिलेबस इसका क्या है, किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है, तो वो हम सभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डेट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पार्टिसिपेट बैंक हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो ये आपको लिस्ट दिख रही होगी। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो इन सभी बैंक ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो डेट्स मैंने आपको बताई दी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि कम से कम आईबीपीएस की कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे पीओ की हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी हो, आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट हो या फिर आरबीआई ग्रेड बी की जॉब हो, उन सभी में आपको कम से कम जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो ग्रेजुएशन आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं अगर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 20 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 30 साल रखी गई है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट का अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो रखा गया है इसमें। इसके साथ ही मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो आपकी 22 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें ये डेट दे रखी है कि आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जो भी मान लीजिए आप लास्ट ईयर में आपका रिजल्ट अटका हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 22 अगस्त तक क्लियर होना चाहिए। उसके साथ ही आप इस एग्ज़ाम को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर एजुकेशन क्राइटेरिया उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बहुत से कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या रहता है। तो बेसिकली जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इसके जो सेंटर हैं वो भी आपको इसमें चूज़ करना पड़ता है कि आप किस जगह पर ये ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो अरेंज की जाती है किसके द्वारा, नोडल बैंक्स, यानी जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कौन से बैंक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहते हैं या जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के, उनके लिए ये ट्रेनिंग जो है करवाई जाती है। तो इसमें ये सारे सेंटर दे रखे हैं। आप अपने जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जिनके पास में जो भी सेंटर पड़ता है वो अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये आप पर कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसको लेना ज़रूरी है।
इसमें सेंटर दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर देख के अगर आप चाहते हैं कि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देखना चाहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें आपका बेसिकली आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, थोड़े बहुत बैंक का जो काम रहता है बेसिक, वो आपको बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक रहता है, अगर आपको कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी इसको नहीं रखा गया है, अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सिलेबस। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, मेंस एग्जाम का सिलेबस आपका क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसकी जो नंबर मार्किंग है वो रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको प्री के जो टेस्ट हैं, जो आपका प्री टेस्ट होगा या प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए आपको, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। इसके साथ ही रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आपको 35 नंबर के लिए देखने को मिलेंगे। इंग्लिश को छोड़कर आपको दोनों सब्जेक्ट जो मैथ और रीजनिंग है वो आपको 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश जो है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जो टाइमिंग है वो आपकी 20-20 मिनट तीनों के लिए रखी गई है, ठीक। इसके साथ ही आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको इसमें टोटल मिलेंगे, जिसमें आपको ये पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करना है, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ ही अगर मैं मेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेंस एग्ज़ाम में आपको जो है 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एक साथ देखने को मिलेगा, जिसमें 45 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के लिए आएंगे, और ये दोनों आपको जो है दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में। इसके लिए जो टाइमिंग रहेगी वो 60 मिनट रहेगी। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 40 नंबर की मार्किंग रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में 35 नंबर के लिए ये पूरा सेक्शन रहेगा। इसके साथ ही अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम जो नंबर है जो है वो 40 नंबर का देखने को मिलेगा पूरा सेक्शन, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। इसके साथ ही जो मार्किंग है, इसमें आपको जो टाइम अलॉटेड है वो है 40 मिनट। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यानी कि DI भी जैसे बोल सकते हो आप, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो 35 नंबर को देखने को मिलेंगे। साथ ही जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसमें 60 रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये सेक्शन देखने को मिलेगा आपको, और टोटल जो टाइम दिया गया है इसमें 45 मिनट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 155 है। आपके जो नंबर रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो तो 200 हैं, और जो टाइम है आपका वो 3 घंटे है इसमें। इसके साथ ही जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, राइटिंग और ऐसे का, वो आपको इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक लेटर राइटिंग एक ऐसे। इसका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो हैं आपके 25, और ये पूरा जो सेक्शन रहेगा डिस्क्रिप्टिव का वो आपका इंग्लिश में होगा। इसके साथ ही इसमें आपको 30 मिनट इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका हाउ टू अप्लाई। तो आप इस फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन स्वयं या फिर किसी ऑनलाइन सेंटर से भर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक फ़ोटो चाहिए, और उसके साथ ही आपकी जो साइन है वो चाहिए, और इसके साथ आपको एक लेफ़्ट थंब, अपने लेफ़्ट थंब जो है थंब पैड से यूज़ करके उसको रखना है, और आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो, ये जो है 5 डॉक्यूमेंट आपको मस्ट है, वो आप अपने साथ रखें जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अपने फ़ोटो साइन हैं वो स्कैन कर लेने हैं, और आपका जो लेफ़्ट थंब है वो भी आपको स्कैन कर लेना है, ठीक। इसके बाद आपको जो है पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से आपको अपनी आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपका अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना है, अपनी जो भी ग्रेजुएशन की डिटेल है वो फिलअप करनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करने के बाद आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट दे रखा है पेज नंबर 13 पर आप देख लेना। नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लेना, ठीक। टेक्स्ट की ये जो लाइन दे रखी है यहाँ पर आई से लेकर के रिक्वायर्ड तक, तो ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनका नाम आएगा, ठीक। नाम आपको जो है पूरे कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, और नाम आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम है तो आपको पहला लेटर कैपिटल बनाना है, उसके बाद पूरा जो नॉर्मल जिस तरीके से नाम लिखते हैं वो लिखना है। और जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसी तरीके से ना तो इसे कैपिटल बनाना है, ना ही जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख करके आपको अपलोड कर देना है स्कैन करके। इसके बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन करेंगे, वहाँ पर पे फीस करने के बाद आपकी जो स्लिप होगी वो आप अपने साथ ले लेना,
ठीक, आपको एक स्लिप मिल जाएगी जिससे आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आसानी रहेगी। इसकी अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 175 है, यानी 175 है, जिसमें आपका GST भी इंक्लूड है, और 850 जो है वो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग है। तो प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग और हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद अपना जो है फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के बाद आपको ग्रेजुएशन, फिर थंब अपलोड करना है, फिर आपको अपना डिक्लेरेशन अपलोड करके जो है फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट के बाद आपको अपनी जो स्लिप है वो ले लेनी है। स्लिप के साथ ही जो है आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बैंक पार्टिसिपेटिंग है उनमें कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए रखी गई है, तो मैं वो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। पेज नंबर 19 में आपको बता दूँ, तो पेज नंबर 19 पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वहाँ पर जितनी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं तो उसमें जितने भी उन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट की हुई हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ना तो कोई भी वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, तो समय के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आगे जैसे ही वैकेंसी जो है बैंक के द्वारा रिपोर्ट की जाए तो ये वैकेंसी की जो लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया जाए। तो ये अभी इंडिकेटिव लिस्ट है कि ऐसा इसमें बताया गया है। कोई बैंक अभी तक रिपोर्ट नहीं कर पाए तो वो बाद में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। तो आप इसके बारे में ना सोचें कि कौन सी बैंक ने रिपोर्ट किया है, क्या कौन सी बैंक में वैकेंसी है या नहीं। तो समय के साथ साथ जैसे ही बैंक रिपोर्ट करता है तो आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है SC कैटेगरी की 80 सीटें, ST की 40 हैं, और OBC कैटेगरी की 144, EWS की 53 है, 218 हैं आपकी UR की अनरिजर्व कैटेगरी की, और टोटल आपको 535 सीट देखने को मिलती हैं। PWD कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है 565, यानी कि ये PWD कैटेगरी में आपको ये टोटल सीट देखने को मिलती हैं। तो अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, इसी तरीके से कैनरा बैंक ने अपनी वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर। SC के लिए 375 है, ST के लिए 187, OBC के लिए 675, EWS के लिए 250 और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1013, यानी टोटल 2500 वैकेंसी उन्होंने रिपोर्ट की हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी, और इंडियन बैंक ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की है अभी वैकेंसी। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी कोई वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की। पंजाब नेशनल बैंक ने 75 SC कैटेगरी, ST की 37, 135 निकाली है, OBC की, EWS की निकाली है 50, और अनरिजर्व कैटेगरी की निकाली है 203। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी निकाली है वो 500 है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 38 SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 23, 66 निकाली है, OBC कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 24, 102 निकाली है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। तो 253 इस तरीके से इसमें वैकेंसी निकाली गई है। यूको बैंक की अगर हम बात करें तो 82 SC कैटेगरी की, 41 जो है वो ST कैटेगरी की, OBC की निकाली है 148, 55 निकाली है EWS की। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें जो वैकेंसी है वो 224 है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी वो 550 है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 346 निकाली है SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए निकाली है 155, और OBC के लिए निकाली है 573। इसके साथ ही EWS कैटेगरी के लिए 184 और 836 निकाली है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। इस तरीके से जो टोटल वैकेंसी है वो 2094 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई हैं 6432, ठीक है, जिसमें 996 SC कैटेगरी की हैं, ST की हैं 483, 1741 हैं OBC की, और EWS की हैं 616, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2596 है। तो इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी का टैली यहाँ पर दी गई है, पूरी लिस्ट दे रखी है। तो जो भी बैंक या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी बैंक आप बनना चाहते हैं तो आप आराम से इसको लिस्ट को देखकर, अब इसमें एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है, एग्जामिनेशन के लिए सेंटर जो है इस पर लिस्ट दे रखी है। तो एग्जामिनेशन जो सेंटर रहते हैं मोस्टली आपके जो स्टेट है उसके अंदर आपको सेंटर मिल जाते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको सभी जगह पे इसके सेंटर मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका कि जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन तो करने हैं, लेकिन किस साइज़ पे करने हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो का जो साइज़ आपको रखना है, फ़ोटो का जो साइज़ रखना है वो 20 से 50 KB का रखना है। साथ ही जो साइन, लेफ्ट थंब और जो हैंड रिटन है उसका जो साइज़ रखना है आपका। दोस्तों इसके साथ ही जो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन की जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके साइन रहेंगे वो आपको ब्लैक इंक पेन से करने हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि आपके जो साइन है वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, जिसका साइज़ 10 से 20 KB रखना है आपको, ठीक। इसके साथ ही अगर आप लेफ़्ट थंब स्कैन करेंगे तो लेफ़्ट थंब जो है वो आप उसका जो साइज़ रखेंगे वो 20 से 50 KB रखेंगे, और इसके साथ ही जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का जो साइज़ रहेगा वो 50 से 100 KB रहेगा। तो ये सारे साइज़ मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा कि आपको जो सिग्नेचर है या फिर जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक। साइन आप जैसे करते हैं वैसे साइन आपको करने हैं,
ठीक। और हैंड रिटन जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है, उसमें नाम भी आपको नॉर्मल तरीके से ही लिखना है, पूरा कैपिटल नहीं लिखना। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी बैंक पीओ का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे कि वो बड़ी आसानी से और बिना किसी मिस्टेक के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी और वीडियो में मैं आपको इसका जो डिटेल सिलेबस है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो आप कौन कौन से लगा सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 मॉक टेस्ट की वेबसाइट बताए थे, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं IPS PO के लिए, या फिर क्लर्क का अगर आपका एग्ज़ाम है, RRB का अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप उस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।